नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। दोपहर के 12 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं प्रहार। उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव ने क्या नया आरोप लगाया है? अयोध्या में दलित की बेटी से रेप के आरोपी शाबान का पुलिस ने कैसे हिसाब किया? और पीलीभीत में मुस्लिम संगठनों ने योगी सरकार को क्यों धमकी दी है? बरेली के मौलाना ने डीजे को लेकर क्यों फतवा जारी किया है? प्रहार में आज इन सभी खबरों पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के चुनाव से। आज की सबसे बड़ी खबर आई है, आज पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अब से 2 घंटे बाद विनेश और बजरंग कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस का हिस्सा बनेंगे। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस में वो जुड़ेंगे। विनेश और बजरंग को कांग्रेस विधानसभा का टिकट दे सकती है। पिछले दिनों ये कयास लगाए जा रहे थे कि विनेश और बजरंग पुनिया दामन थाम सकते हैं कांग्रेस का, और तस्वीरें भी आई थी जिसमें राहुल गांधी से दोनों की मुलाकात हुई थी। अब यह क्लियर हो गया है कि दोनों ही पहलवान कांग्रेस के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोनों को विधानसभा की टिकट दी जाएगी, लेकिन कहां से टिकट दिया जाएगा, बहरहाल उसको लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने पर हरियाणा में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी दोनों खिलाड़ियों के कांग्रेस ज्वाइन करने को लेकर हमलावर है। हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के विनेश फोगाट के कांग्रेस ज्वाइन करने के मुद्दे पर तंज कसा। बीजेपी नेता ने कहा कि अगर विनेश फोगाट देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो इसमें उनको कोई ऐतराज नहीं है। वहीं बजरंग पुनिया को भी टिकट देने पर विज ने कहा कि कांग्रेस पहले दिन से ही पेट में थी कि उनके उकसाने से ही आंदोलन चल रहा था, नहीं तो खिलाड़ियों का फैसला भी हो जाता। कांग्रेस पहले दिन से ही इनकी बैक पे थी और इनके उकसाने से ही वो आंदोलन चल रहा था, नहीं तो उसका बहुत जल्दी फैसला भी हो जाता। नहीं, अगर वो देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो हमें क्या एतराज है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शोएब रजा भी जुड़ गए हैं। अब शोएब, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से विनेश और साथ ही साथ बजरंग पुनिया कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, हालांकि ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी ये इच्छा है, लेकिन जो बीजेपी को मौका मिल गया, अब जो पूरा पहलवानों को लेकर आंदोलन हुआ था उस पर उंगली उठाने का। बिल्कुल, देखिए बीजेपी पहले से ही ये तमाम जो सवाल है वो उठा रही है। इसमें कोई अब ऐसा नहीं कि नया हो। शुरुआत में भी वो इस बात को कहती रही, जब भी हम देखते थे कि दीपेंद्र हुड्डा के साथ विनेश फोगाट या दूसरे जो रेसलर है वो नज़र आते थे। लेकिन अब चूंकि पिछले दिनों ही चाहे विनेश फोगाट हो या फिर बजरंग पुनिया हो, उनकी मुलाकात हुई राहुल गांधी से, तब ये कयास बहुत ज़्यादा जोर पकड़ने लगे थे। और जब बजरंग पुनिया से बातचीत भी हो रही थी, हालांकि वो ऑफ रिकॉर्ड ही थी, लेकिन वो इस बात को जाहिर करने में हिचकिचा नहीं रहे थे। उनकी इच्छा थी कि वो चुनाव लड़ें, लेकिन कांग्रेस को ये पता है कि बजरंग पुनिया के मुकाबले जो ज़्यादा पॉपुलैरिटी है वो विनेश फोगाट की है। इसलिए कांग्रेस ये चाहती है कि विनेश फोगाट चुनाव लड़े, क्योंकि शुरुआत में ये खबरें आ रही थी कि विनेश फोगाट की इच्छा नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि विनेश फोगाट को इसके लिए तैयार किया जाए कि चुनाव आप लड़िए, आप भी लड़िए। बजरंग पुनिया भी लगातार जो बात है वो अपनी कह रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो अब ये बात क्लियर हो गई है कि जब आज दोनों जो रेसलर है वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। देखना यही होगा कि टिकट को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। शोएब, चरखी दादरी जो कि गांव ही है विनेश फोगाट, क्या टिकट वहां से मिलता है या फिर उनके ससुराल से मिलता है? टिकट को लेकर या सीट को लेकर कोई बात सामने निकल कर आई है? देखिए, हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक विनेश फोगाट ज़्यादा अपने जो उनका जो मायका है बलाली, वो उसके जो पास की विधानसभा है वहाँ से वो चाहती है कि अगर वो चुनाव लड़े तो वहाँ से लड़े, ना कि ससुराल से। और बजरंग पुनिया की जहाँ तक बात है तो लगातार जो बादली विधानसभा है वहाँ से जो टिकट है वो मांग रहे हैं। देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बात अब किस तरह से आगे बढ़ाई जाती है और टिकटों का जब बंटवारा होगा, क्योंकि लगातार जो मीटिंग है वो भी कांग्रेस की चल रही है। अभी पहली लिस्ट भी जारी नहीं हुई है कांग्रेस की। हरियाणा में बीजेपी की लिस्ट जारी जरूर हो गई है, उसके बाद तमाम तरह की जो बातें वो सामने जरूर आई है और आपस में कहीं न कहीं कई तरह की गतिरोध बीजेपी में सामने आए हैं। लेकिन कांग्रेस की अभी तक एक भी लिस्ट सामने नहीं आई है। तो देखना ये होगा, क्योंकि इनका जो फैसला होगा, बजरंग पुनिया हो या विनेश फोगाट हो,
तो ये आलाकमान करेगी, तो उसमें बहुत ज्यादा तो बहरहाल इसके लिए थोड़ा इंतजार और करते हैं शोएब। सस्पेंस बना हुआ है कि आखिरकार दोनों किस सीट से चुनाव लड़ते हैं और दोनों में से किसको ज्यादा टिकट मिलने की संभावना है। हमारे साथ विजय लक्ष्मी जुड़ गए। विजय लक्ष्मी, कांग्रेस के साथ आज दो स्टार खिलाड़ी देश के जुड़ने जा रहे हैं, दो पहलवान जुड़ने जा रहे हैं। एक तरफ विनेश फोगाट है, दूसरी तरफ बजरंग पुनिया भी है, लेकिन कहां से चुनाव लड़ेंगे और किस सीट से इनको लड़ाया जाएगा, इसको लेकर किस तरह की सरगर्मियां चल रही हैं और बहरहाल कितने बजे जुड़ने जा रहे हैं? देखिए अमित, जो जानकारी मिल रही है कि आज दोपहर 2:30 बजे दोनों की ज्वाइनिंग होगी कांग्रेस कार्यालय में। और जहां तक बात है सीट की, क्योंकि पहले इस तरह की खबर आ रही थी कि सिर्फ विनेश फोगाट जो हैं वो असेंबली इलेक्शन लड़ेंगी, बजरंग पुनिया कांग्रेस ज्वाइन ज़रूर करेंगे लेकिन असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जिस सीट से बजरंग पुनिया चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो उनकी सीट है, वहाँ से कुलदीप वत्स जो है वो सिटिंग MLA हैं कांग्रेस पार्टी के, और उनकी तरफ से काफ़ी इसको लेकर के आपत्ति भी जताई गई कि वो सीट नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो चुनाव वहां से लड़ना चाहते हैं। बहरहाल आज कांग्रेस पार्टी की CEC की बैठक भी है शाम को 5 बजे। कांग्रेस पार्टी उसमें भी इन तमाम चीज़ों पर मंथन करेगी, लेकिन जहां तक सूत्र इशारा करें कि सिर्फ विनेश फोगाट ही इस बार चुनावी मैदान में नजर आएंगी और 2 सीटें हैं, उनमें से किस सीट पर फाइनली एक उनके ससुराल पक्ष में का जो सीट है वो है, और एक उनकी जहां उनके माता पिता हैं, वो 2 सीटें हैं जिनको लेकर के चर्चाएं हैं। इन दोनों में से किसी एक सीट पर ही विनेश फोगाट को जो है चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी उतारेगी। ठीक है, तो आप दोनों नजर बनाए रखें, इस पर हम आगे आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। बहरहाल लेकिन इस राजनीतिक उपलब्धि के बाद या फिर कहें कि राजनीति में जो कदम रखने जा रही है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, इसके बाद देखना होगा कि जिस तरह से उन्होंने मैट में देश का नाम रोशन किया था, मेडल जीते थे, अब जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो किस तरह का रिजल्ट वो लेकर आते हैं। बहरहाल और अब बात करते हैं सुल्तानपुर के मंगेश यादव एनकाउंटर की। सुल्तानपुर लूटकांड में मारे गए बदमाश मंगेश यादव को लेकर सियासत तेज हो गई है। थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जौनपुर में मंगेश यादव के घर पहुंचा था। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई लाल बिहारी यादव कर रहे हैं, जो कि यूपी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। लाल बिहारी यादव मंगेश यादव के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। दरअसल 28 अगस्त को सुल्तानपुर शहर के ढटेरी बाजार में भरतजी सराफा के यहां पर दिन दहाड़े करोड़ों की लूट हुई थी। इस लूट कांड में शामिल जौनपुर के बदमाश मंगेश यादव को एसटीएफ ने कल सुबह एनकाउंटर में मार गिराया था, जबकि 3 बदमाशों सचिन सिंह, गोविंद सिंह और त्रिभुवन उर्फ लाला को एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि गिरोह के सरगना विपिन सिंह ने रायबरेली कोर्ट में गैंगस्टर के मामले में सरेंडर कर दिया है। इस एनकाउंटर पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाया और कहा कि मंगेश यादव की जान उसकी जाति को देखकर ली गई है, जबकि दूसरे आरोपियों के पैरों में दिखावटी गोली मारी गई है। अब पुलिस एनकाउंटर में ढेर मंगेश यादव को लेकर अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं और इस बीच यूपी एसटीएफ पर अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश यादव का दावा है कि 2 दिन पहले जिसे उठाया गया उसे एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मारी गई थी। और यही नहीं, अखिलेश ने यह भी कहा है कि पुलिस अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलने का दबाव भी डाल रही है। सपा चीफ ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की अपील की है। कहा है कि इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाएं, कोर्ट इस मामले का संज्ञान ले। हमारे साथ रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, जो ये आरोप लगाया जा रहा है अखिलेश यादव के ऊपर से, उनकी तरफ से, लेकिन इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है, तथ्य क्या है, कौन था ये मंगेश? देखिए, मंगेश तो अपराधी था। 7 मुकदमे दर्ज हो चुके थे मंगेश पर। और जो सुल्तानपुर में ये लूट की घटना हुई थी, 1.5 करोड़ की लूट एक ज्वेलर की दुकान से हुई थी, उसमें मंगेश का बड़ा रोल पुलिस बता रही है। पुलिस का कहना है कि जो लुटेरे आए थे बहुत प्लानिंग के साथ आए थे, 3 गुट बनाए थे। तीसरा गुट जिसको दुकान पे जाके सराफा की लूट करनी थी, उसमें मंगेश शामिल था। यही नहीं, पुलिस ने ये भी आरोप है कि मंगेश इस पूरी लूट के लिए जौनपुर से मोटरसाइकिल चुराकर आया था। तो इस तरह के बड़े आरोप हैं। अब एसटीएफ ये कह रही है कि कल उनको जानकारी परसों रात में ये मिली थी कि मंगेश अपने साथी के साथ लूट का माल लेकर फरार होने की कोशिश में है। तो उसको जब वो जौनपुर जाने वाला रास्ता था, वहाँ एसटीएफ ने रोकने की कोशिश की तो फायरिंग कर दी, जिसके बदले में एसटीएफ ने फायरिंग की और उस मुठभेड़ में वो मारा गया। तो ये पुलिस का तर्क है। लेकिन अखिलेश यादव और जो मंगेश के घर वाले हैं, उनका कहना है कि मंगेश को 2-3 दिन पहले ही पुलिस उठा के ले गई थी, घर से सादी वर्दी में आई थी। तो अब इस पूरे मामले की जांच परिवार वाले भी चाह रहे हैं और अखिलेश भी इस पर बड़े सवाल उठा रहे हैं। तो अब क्या सच है ये तो अमित जांच के बाद ही पता चलेगा। तो ये भी है कि जो मंगेश
मंगेश है उसके खिलाफ केस दर्ज है, एफआईआर दर्ज है। दूसरी तरफ उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ है। तो एक तरह से जो एक अपराधी है उसके लिए अखिलेश यादव इतना मुखर होकर क्यों बोल रहे हैं? देखिए, बड़ा सवाल यही है कि मंगेश एक अपराध की घटना में, बड़ी घटना जो 1.5 करोड़ रुपए की लूट थी, दिन दहाड़े लूट थी, उसका आरोपी था। उसके ऊपर आरोप था कि इस लूट में उसने बड़ी भूमिका निभाई थी। वो अपराधी था। उसके पहले भी 6 मुकदमे, हालांकि सब चोरी के थे, लेकिन वो दर्ज थे। तो बड़ा सवाल यही है कि अब जब अपराध होगा, जब क्राइम होगा, तो क्या उसमें जाति देखी जानी चाहिए? क्या ये देखना चाहिए कि जो अपराधी है, जिसके ऊपर पुलिस आरोप लगा रही है, वो कौन सी जाति का है, या पुलिस को गोली मारने के पहले अपराधी की जाति पूछनी चाहिए? ये बड़ी बात है। और इस पर आप सवाल उठा सकते हैं कि किसी को पुलिस ने गलत पकड़ा, किसी को गलत तरीके से फंसा दिया, वो अपराधी नहीं था, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर जाति का सवाल उठाया जाता है तो इस पर सवाल ज़रूर उठेंगे कि क्या जो अपराध की दुनिया है उसमें भी अब जाति आ जाएगी, अपराधी की भी जाति देखी जाएगी? इस तरह के सवाल ज़रूर उठेंगे अमित। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो अपराधी होते हैं, क्या उनकी कोई जात होती है, क्या उनका कोई धर्म होता है? उनका सिर्फ एक ही धर्म और एक ही जात होती है कि वो क्रिमिनल हैं। और सपा के डेलीगेशन ने मंगेश यादव के परिवार वालों से मुलाकात की और इसके बाद डेलीगेशन के मेंबर्स ने क्या कहा, उसे भी आपको सुनवाते हैं। और श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे यहाँ पर भेजा है कि घटना की जानकारी करने और घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज कराने के लिए मैं यहाँ पर आया। तो परिवारजनों से मिला, गांव और अगल बगल के लोगों से जो है मुलाकात किया। मृतक मंगेश यादव पुत्र राकेश यादव ग्राम अगरौरा थाना बक्सा को 2 तारीख की रात में 2 बजे के लगभग पुलिस यहाँ से ले गई और उसकी माँ और उसकी बहन मंगेश की यह आपत्तियाँ किया कि आप क्यों ले जा रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि हम पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। अब आपको पूरा मामला भी बताते हैं। दरअसल 28 अगस्त को बदमाशों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में घुसकर लूटपाट की थी। बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप से लगभग 1.5 करोड़ रुपए लूट लिए थे। तभी से यूपी पुलिस और एसटीएफ इस पूरे मामले में 9 आरोपियों की तलाश कर रही थी, जिसमें से 3 बदमाश सचिन सिंह, गोविंद सिंह और त्रिभुवन उर्फ लाला को एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जबकि गिरोह के सरगना विपिन सिंह ने रायबरेली कोर्ट में गैंगस्टर के मामले में सरेंडर कर दिया। तो वहीं 1 लाख का इनामी मंगेश यादव फरार चल रहा था। 4 से 5 सितंबर की रात को एसटीएफ को सूचना मिली थी कि मंगेश यादव जौनपुर जाने के फिराक में है और पुलिस और एसटीएफ ने उसकी घेराबंदी की तो मंगेश में फायर कर दिया। अब पुलिस की जवाबी फायरिंग में मंगेश को गोली लगी और उसे अस्पताल ले जाएगा, जहां उसने दम तोड़ दिया, जिसको लेकर अब अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। अब अखिलेश के जाति वाले सियासत पर यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि अखिलेश हर बात में जाति का एंगल क्यों ढूंढते हैं? उनको अपराध में जाति क्यों नजर आता है, अपराध क्यों नजर नहीं आता? यूपी सरकार हर एक अपराधी को एक नजर से देखती है। कैसे अखिलेश जी ने बड़ा सवाल उठाया है सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर के। उन्होंने कहा कि जात विशेष को लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है और बीजेपी जो बड़े लोग हैं, मुख्य आरोपी हैं, उनसे संपर्क करके उनको सरेंडर करा दे रही है। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि वो अपराध में और अपराधियों में भी जाति ढूंढने का काम करते हैं। हमारी सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में बगैर किसी भेदभाव के जो दोषी हैं, अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार कर रही है। और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में सरकार का खौफ है अपराधियों में। और उत्तर प्रदेश का माहौल पिछले 7 वर्षों में बेहतर हुआ। आज अपराध न्यूनतम स्तर पर है। ये जातिवादी लोग हैं और इन्होंने हमेशा जाति की राजनीति करके इस प्रदेश की राजनीति को दूषित करने का काम किया है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार योगी जी के नेतृत्व में बगैर किसी भेदभाव के काम कर रही है और जो अपराधी हैं, दोषी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, अनैतिक साम्राज्य खड़े किए हैं, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। अखिलेश जी कह रहे हैं कि कन्नौज में अगर यादव मिल जाता है, अयोध्या में मुसलमान मिल जाता है, तो बीजेपी उसको जबरदस्ती टारगेट कर लेती है ताकि वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को टारगेट कर सके। वो कह रहे हैं कि उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी माहौल खराब करना चाह रही है और इस आधार पर, ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव जीतना चाह रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता।
अब अखिलेश भले ही एनकाउंटर में नकली और असली का फर्क तलाश रहे हैं, लेकिन सुल्तानपुर के लोगों ने इस एनकाउंटर की तारीफ की है। गांव के लोगों का कहना है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष इसमें जाति तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर जो सियासत हो रही है उस पर सुल्तानपुर के लोग क्या कह रहे हैं? आपका नाम क्या है? हमारा नाम गांधी सिंह है। अच्छा गांधी सिंह जी, ये बताइए, ये जो कहा जा रहा है, अखिलेश यादव ने कहा है कि जाति देखकर जान ली गई। अपराधी की कोई जात नहीं होती है। तमाम लोगों को, उसने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। जो समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में जो उसका आपराधिक इतिहास आया है सामने, 34-35 आपराधिक मुकदमे उसके ऊपर थे। सरेआम लूट हुई चौक घंटा घर में। सुल्तानपुर का चौक सुल्तानपुर ज़िले का कलेजा है। ऐसे दुस्साहस करके और इतनी बड़ी लूट को अंजाम दिया उसने, और जनपद के ऐसे व्यस्ततम इलाके में इतना दुस्साहस करके, चकमा दे करके इस तरह का अपराध, उसको जात में सीमित करना या जात का रंग देना, ये भारतीय संविधान के विपरीत है। अब बात करेंगे अयोध्या में हुए हाफ एनकाउंटर की। अयोध्या में दलित लड़की से रेप के आरोपी शाबान का एनकाउंटर हुआ है। अयोध्या पुलिस ने दलित लड़की से रेप के आरोपी शाबान को गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर के दौरान आरोपी शाबान के पैर में गोली लगी। बताया जा रहा है कि वो कल रात बाइक से जा रहा था। पुलिस ने चेकिंग लगा रखी थी। पुलिस की बैरिकेडिंग देखकर वो भागने लगा और पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। अब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिसमें एक गोली आरोपी शाबान के पैर में लगी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शाबान को गिरफ्तार किया। अब गिरफ्तार आरोपी के पास से मोटरसाइकिल, 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद हुआ। अब पुलिस का कहना है कि जब पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की और भागने के बारे में पूछा तो उसने पूरी घटना के बारे में बताया। शाबान का जो दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा, वो भी इस रेप के मामले में आरोपी है। दरअसल लड़की के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक मुस्लिम युवक ने उसकी बेटी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, आखिरकार ये शाबान, इसके बारे में क्या जानकारी मिली है? क्या इसकी हिस्ट्री रही है और किस तरह से आखिरकार पुलिस ने कामयाबी हासिल की इसको पकड़ने में? अमित, शाहबान को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद अयोध्या में गिरफ्तार कर लिया है और शाहबान के बारे में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उसके ऊपर अभी तक 2 आपराधिक मुकदमे मिले हैं। इससे पहले कि उसकी जो क्राइम हिस्ट्री है और इसके अलावा अन्य जनपदों से भी जो उसकी क्राइम हिस्ट्री है उसको खंगाला जा रहा है। लेकिन एक नाबालिग बच्ची के साथ, एक दलित बच्ची के साथ पहले तो रेप करना और उसके बाद घर जाकर के उसको धमकी देना कि मुकदमा वापस ले लो वरना तुमको मार देंगे, तुम्हारे परिवार को मार देंगे। और जैसी ही जानकारी अयोध्या पुलिस को मिलती है, अयोध्या पुलिस के बारे में इंफॉर्मेशन आती है, वो एक जहां पे चेकिंग कर रही होती है और ये पता लगता है कि शाहबान यहां अपने किसी साथी के साथ गुजर सकता है। पुलिस को देखते ही वो फायरिंग करना शुरू करता है और जब पुलिस अपने बचाव में गोली चलाती है तो एक गोली शाहबान के पैर में लगती है, जबकि साथी उसका जो दूसरा है वो मौके से फरार हो जाता है, जो कि इसी रेप की घटना में सह आरोपी भी है। तो फिलहाल जो मुख्य आरोपी है शाहबान, उसको हाफ एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 आपराधिक मुकदमे उसके खिलाफ अब तक की जांच में सामने आए हैं और पुलिस अन्य जनपदों से संपर्क कर रही है ताकि आरोपी शाहबान की जो पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री है वो सामने आ सके और ये पता लग सके कि शाहबान का आपराधिक इतिहास क्या है। लेकिन बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ, बिल्कुल एक दलित बेटी के साथ रेप का आरोपी इस वक्त गिरफ्तार है और उसके खिलाफ जब अब सबूत आएंगे उसके बाद आखिरकार उसे जेल के पीछे भेजा जाएगा और सजा मिलेगी और बेटी को इंसाफ मिलेगा, दलित बेटी को इंसाफ मिलेगा। अपराध पर योगी सरकार कैसे जीरो टॉलरेंस पर चल रही है, यहां तक कि एक उदाहरण आपको ग्रेटर नोएडा से भी हम दिखाने वाले हैं, जहां बीटा 2 थाना इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर की लाइव तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। मुजफ्फरनगर का रहने वाला यह बदमाश एक शातिर चेन स्नैचर बताया जा रहा है और वो इस पर पूर्व एमएलसी के बेटे से चेन स्नैचिंग का आरोपी भी है। सर बता देना, असला है सर, इसके हाथ में असला सर, असला है सर, फायरिंग कर रहा है सर, फायरिंग। पीसीआर बुला लिया, पीसीआर आगे।
सर बता देना। अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस के अधिकारी जब इस बदमाश की लोकेशन मिलने के बाद मौके पर पहुंचते हैं तो बदमाश भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस अधिकारियों के आगे बदमाश की एक नहीं चली और उसके पैर में गोली मारकर उसे दबोचा गया। उसके पास हथियार था, फायरिंग कर रहा था, जिसकी आवाज भी आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। सर इसके हाथ में असला, सर असला है सर, फायरिंग कर रहा है सर, फायरिंग। पीसीआर बुला लिया, पीसीआर।